गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में बीए थर्ड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य निबंध 4 नंबर का है छायावाद। इस निबंध के साथियों 2 क्वेश्चन पिछले वीडियोज में कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो छायावाद से संबंधित हमने अध्ययन करवा दिया है और अब हम चलते हैं। आपको इसके लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। इनके बारे में आपने खूब सुना होगा, खूब जानते होंगे। और प्रश्न है आपका, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के निबंधों की भाषा शैलीगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये छायावादी कवि हैं। इनका ये निबंध जो है समीक्षात्मक है बच्चों। तो आगे हम बात करते हैं सामान्य विवेचन की। इनका सामान्य विवेचन आप देखेंगे, उसके बाद में आगे चलते हैं बच्चों, देखेंगे आगे। सामान्य विवेचन में साथियों आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग में, शुक्लोत्तर का मतलब शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के युग की बात हो रही है। शुक्लोत्तर युग में महान समालोचकों में से एक हैं। साथियों आपने साहित्य समीक्षक के रूप में पर्याप्त ख्याति अर्जित की है और आपकी रचनाओं में विद्वत्ता और चिंतन का अपूर्व समन्वय पाया जाता है। इनकी रचनाओं में गद्य का निखरा हुआ रूप दृष्टिगोचर होता है। गद्य का मतलब गद्य और पद्य जो 2 भाग हैं आपके, यहाँ गद्य की बात हो रही है। निबंध आपका गद्य भाग में ही तो है, तो उसी की बात कर रहे हैं बच्चों। उनके निबंध विचार प्रधान समीक्षात्मक हैं। उन्होंने प्रेमचंद, सूरदास और जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, नई कविता, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध भी लिखे हैं बच्चों। उनके निबंधों में बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व और कल्पना का पुट समाया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने छायावादी काव्य को विशेष महत्व प्रदान किया है। तो साथियों 2 पंक्तियों में हम इस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे कि छायावादी जो लेखक हैं आपके वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हम आपको बोर्ड पे ये नाम बता देते हैं छायावादी लेखकों के। इनको आप इजीली याद कर पाएंगे। नंद दुलारे, प्रेमचंद, सूरदास, प्रसाद, बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, कल्पना छायावाद। तो साथियों इसको समझ लेंगे आप। अभी हम समझा देते हैं आपको।
तत्वों का जो पुट डाला है उसी की बात हो रही है। इन्हीं के द्वारा बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, कल्पना, छायावाद, छायावादी कवि, छायावादी कवि है ये चारों। और इन्होंने इन तत्वों का, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और अनुभूति तत्व, इन सभी तत्वों का इनकी रचनाओं में पुट बखूबी देखने को मिलता है। तो हम इनको इजीली कैसे याद कर पाएंगे बच्चों, देखेंगे। नंद दुलारे प्रेमचंद सूरदास प्रसाद, बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, कल्पना, छायावाद, ये दो पंक्तियों में हम चारों लेखकों के नाम और उनकी तत्वों को याद कर सकते हैं। साथियों, इनकी प्रमुख रचनाएं आपको बता दें कौन कौन सी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सती 20वीं, सदी 20वीं, आधुनिक, नया साहित्य, नए प्रश्न, नई कविता, राष्ट्रीय, नई कविता, राष्ट्रीय, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, अन्य निबंध। साथियों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सती 20वीं, यानी 20वीं सदी की बात हो रही है। आधुनिक, आधुनिक युग की बात हो रही है। नया साहित्य, नए प्रश्न, नए साहित्यों की रचना की गई 20वीं सदी में। नए प्रश्न निकले हैं नए साहित्य से। और नई कविता, नई कविताओं की रचना की गई है। राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता से संबंधित। और हिंदी साहित्य, अन्य निबंध, यानी हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य से मतलब है हिंदी साहित्य में 20वीं सदी में आधुनिकता से पूर्ण नया साहित्य, नए प्रश्न, नई कविताएं और राष्ट्रीयता से भरे हुए अन्य निबंध भी लिखे गए हैं। इन लेखकों ने बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व और कल्पना तत्व के माध्यम से हमारे जो 20वीं सदी में है ना, इस तरह से अपने साहित्य के अंदर, अपने काव्य के अंदर इन चीजों का भरपूर प्रयोग किया है। और इसी तरह से इनका छायावाद बहुत ही निखर कर सामने आया है बच्चों। और अन्य प्रकार के निबंध भी इन्होंने लिखे हुए हैं। तो आगे आप देखेंगे, बात करते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका निबंधों की भाषागत विशेषताएं। तो हम चर्चा कर लेते हैं, पॉइंट लेके चलते हैं। निबंधों की भाषागत विशेषताएं। साथियों, निबंधों की भाषागत विशेषताएं कौन कौन सी हैं देखेंगे आगे, अध्ययन करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम सामान्य विवेचन पे चर्चा कर लेते हैं। इनकी चर्चा
करने के बाद में जैसा कि अभी सामान्य विवेचन हो चुका है, जो मैंने अभी 5 मिनट पहले ही करवाया है आपको। तो साथियों अब हम चलेंगे आगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा निबंधों की भाषागत विशेषताएं। तो भाषागत विशेषताओं की चर्चा करते हैं। निबंधों की भाषागत विशेषताओं में बच्चों पहला पॉइंट है भाषा सौष्ठव, दूसरा तत्सम शब्द, तीसरा अंग्रेजी शब्द, चौथा उर्दू फारसी के शब्द, पांचवा पारिभाषिक शब्द, छठवा सरल सुबोध और सहज भाषा, सातवां कलात्मक अलंकृत भाषा और आठवां पॉइंट मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग। तो साथियों आगे चर्चा करते हैं निबंधों की भाषागत विशेषताओं पर। तो पहले पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं, उसका अध्ययन करवाते हैं भाषा सौष्ठव। जैसा कि ज्ञानेंद्र वर्मा ने जो लेखक हैं इन्होंने क्या बताया है देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो बच्चों भाषा विचारों की वाहिका होती है। आप जानते होंगे कि हमारे मन में जैसे विचार होते हैं हमारे मुंह से भाषा भी वैसी ही निकलती है, ये सच है। ठीक है, हमारे मन के अंदर जो भाव आते हैं हम आगे वाले को अपने भाव वैसे ही उसी भाषा में प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि भाषागत जो पॉइंट 1 है आपका भाषा सौष्ठव, भाषा विचारों की वाहिका होती है, क्योंकि विचार जिस तरह से होते हैं, वाहिका मतलब भाषा को आगे बढ़ाकर ले जाने वाली वो विचार ही तो होते हैं। तो साथियों निबंध में लेखक की भाषा संबंधी योग्यता की परख करने का अधिक अवसर रहता है, क्योंकि निबंध विचार प्रधान विधा है और वे विचार लेखक के अपने होते हैं। विचारों की बारीकी को सुंदर भावपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के लिए विशेष गुणों से युक्त भाषा अपेक्षित होती है। साथियों इसी कारण कहा गया है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। देखा आपने, इसी कारण क्या कहा गया है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है। तो आगे जो बता रहे हैं क्या लाइन है आगे देखेंगे आप। निबंध यानी निबंध को कितनी बड़ी उपमा दी गई है, कितना महत्व दिया गया है। क्या कहा गया, तो निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य जो हमारा भाग है, गद्य भाग, उसकी बात हो रही है। तो निबंध जो है ना गद्य भाग की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक होता है। साथियों इसी विषय में ज्ञानेंद्र वर्मा ने, जो हमारे लेखक हैं ज्ञानेंद्र वर्मा, उन्होंने भाषा के बारे में कहा है कि भाषा के अंतर्गत शब्द चयन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जिसके व्यवहारिक प्रयोग से पाठक प्राण रस का अनुभव कर सकें। साथियों लोकोक्तियों मुहावरों से संयुक्त चित्रात्मक सरल तथा परिवेशोचित सारगर्भित शब्दावली का प्रयोग भाषा को 4 चांद लगा देता है। बच्चों लेखक के विचार भाव भाषा के माध्यम से ही पाठक तक पहुँचते हैं। पाठक मतलब पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला। भाषा में प्रेषणीयता होनी चाहिए। वाजपेयी जी निबंधों में भाषा के प्रयोग के बारे में बहुत सजग रहे हैं। उन्होंने कथ्य के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। भाषा पर उनका अधिकार है। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, किंतु
आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाओं के शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग कर लिया है, क्योंकि अन्य शब्दों की विशेषता थी तो साथियों अन्य भाषाएं भी आना स्वाभाविक है। अन्य भाषाओं का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो उनका जो है फिर भी उन्होंने विदेशी भाषा के शब्दों, लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग बहुत कम ही किया है। उनकी भाषा व्याकरण सम्मत, प्रसंगानुकूल, स्वाभाविक है। बच्चों, वाजपेयी जी ने एक प्रौढ़ परिमार्जित एवं परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें विचारों की गुण गुंफित परंपरा विद्यमान है। इनकी अभिव्यक्ति में तीखापन एवं तीव्रता है, जो निर्भीकता एवं निसंकोचता से परिपूर्ण है। साथियों, इनकी भाषा पांडित्यपूर्ण विवेचना पद्धति जो है उसको सशक्त संबल प्रदान करती है। बच्चों, आपकी भाषा संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी बोधगम्य है तथा सक्षम आलोचना पद्धति एवं निबंध पटुता के प्रदर्शन में पूर्ण समर्थ है। तो ये बात हुई हमारी भाषा सौष्ठव की, पहले पॉइंट की बात हो गई है बच्चों। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है हमारा तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द इनकी भाषा में निबंधों में आए हुए हैं, लेकिन बच्चों तत्सम क्या है? तत् मतलब उसी, सम मतलब समान, तो उसी के समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा जो है ना, उसी से ही तो हमारे तत्सम शब्द बने हैं। साथियों, तत्सम शब्द का दूसरा ही रूप, संस्कृत शब्द का ही दूसरा रूप तत्सम है। तो उसी के समान, यानी उसी संस्कृत भाषा के समान जो शब्द आ जाते हैं वो क्या है? तत्सम शब्द। तो देखेंगे आगे दूसरा पॉइंट, तत्सम शब्द को समझेंगे, कौन कौन से तत्सम शब्द किस प्रकार से आए हैं। तो बच्चों, वाजपेयी जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम शब्द प्रधान है, जैसा कि डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार वाजपेयी जी की भाषा उच्च कोटि की तत्सम प्रधान भाषा है। इसलिए उनकी भाषा में प्रतिष्ठित, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सैद्धांतिक, अनुशीलन, सर्वांग, आत्मसात, सृजनात्मक, आधिपत्य, मनोवृत्ति, प्रत्यारोप, प्रत्याघात, मनीषी, अभिव्यंजना, अंतर्वर्ती, विनियोग, अंतर्गुंफित, गवेषणा, पुनर्सृष्टि, विकलन, विघटन जैसी प्रौढ़ शब्दावली देखने को मिलती है। ये सारे ही तत्सम शब्द थे। तो यहाँ तत्सम शब्दों की चर्चा हुई है बच्चों। अब हम चलेंगे अंग्रेजी शब्द। तीसरा पॉइंट है हमारा अंग्रेजी शब्द। हम देखेंगे कि इनके निबंधों में अंग्रेजी शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, किस तरह से अंग्रेजी शब्द इनके भाषा के अंतर्गत आ गए हैं। क्योंकि जब विचार आगे बढ़ते हैं तो बेटा बच्चों भाषा के विचारों के अकॉर्डिंग भाषा भी बदल जाती है। तो वही चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। देखेंगे आगे तीसरा पॉइंट अंग्रेजी शब्द। साथियों, अंग्रेजी के बहुत से शब्द हिंदी में बोलचाल के अंग बन गए हैं। जैसे ऐसे शब्दों के प्रयोग से कोई भी परहेज नहीं रख पाता। वाजपेयी जी के निबंधों में आए हुए अंग्रेजी शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, तो देख लेंगे आप। जैसे कि फास्टिस्ट, लिरिकल, मेटाफिजिकल, सब्जेक्टिव, एक्सप्रेशन,
एनार्किस्ट, यूनिट, लिबर्टी, सोसाइटी, ऑपरेशन, रैशनलिस्ट, टेक्निक, स्पेशलिस्ट, रिसर्च, डॉक्टर, हार्मनी, अकेडेमिशियन, ग्राफिक, कैथोलिक, मोनोटोनी, पावरफुल, इम्पर्सनल, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कंटेंट आदि। ये बच्चों अंग्रेजी शब्द इनके निबंध में बड़ी आसानी से इनकी उपयोगिता के अकॉर्डिंग आ गए हैं। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है हमारा उर्दू फारसी के शब्द। चौथा पॉइंट, तो बच्चों उर्दू फारसी भाषा के भी शब्द आए हैं, और वो क्यों आए हैं? क्योंकि इनकी उपयोगिता निबंध में महसूस हुई, इसलिए आए हैं। कोई जानबूझकर नहीं लगाए गए हैं उन शब्दों को। साथियों, उर्दू फारसी के जो शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। तत्सम और अंग्रेजी शब्दों के अतिरिक्त उर्दू फारसी के बहुत से शब्द उनके निबंधों में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे कि ज़रूरत, मौका, गफलत, मौजूद, नक्शा, इल्ज़ाम, इजहार, पाबंद, दायरा, ज़माना, औरत, नकल, शुमार, नसीहत, खैरियत, मजबूती, सुपुर्द, इनकार, खतरे, खूब, बंदिश, गुलाम, तुनक मिजाज, सुमार, हिमाकत, तरजीह, औराम तलबी, इमारत, खैरियत आदि। ये थे बच्चों आपके उर्दू और फारसी के शब्द। तो आगे हम चलेंगे पांचवा पॉइंट, जैसे कि पारिभाषिक शब्द भी आए हैं इनके निबंध में। तो किस प्रकार से पारिभाषिक शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, और देखेंगे आगे इसमें पारिभाषिक शब्द कौन कौन से हैं। तो बच्चों, वाजपेयी जी ने इनका जो अध्ययन क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत रहा है साथियों। अपनी बात की पुष्टि के लिए अथवा प्रसंगवश उन्होंने शास्त्रों आदि के पारिभाषिक शब्दों का भी जहाँ तहाँ प्रयोग किया है। ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जो देखने को मिलेंगे आपको। तो बच्चों, जैसे कि आनंदवाद, सेवागम, यथातथ्य, कल्पनावाद, अवचेतन, मार्क्सवाद, कला दर्शन, मनोविश्लेषणवाद, वर्ण विन्यास, वक्रता, वर्ग संघर्ष, सौष्ठववाद, अस्तित्ववाद, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि, फ्रायडवाद, अंतर्जगत, मूल्यवाद आदि। ये सब वादवाद जिन शब्दों में आया है साथियों, ये सभी शब्द पारिभाषिक शब्द हैं। पारिभाषिक शब्दावली का खूब प्रयोग हुआ है। अब हम चलेंगे छठवें पॉइंट की ओर, जिसमें सरल, सुबोध और सहज भाषा बताई गई है। तो साथियों, नंद दुलारे वाजपेयी जी के निबंधों में भाषा का एक दूसरा रूप भी प्राप्त होता है। कौन सा रूप है वह देखेंगे। वह संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से सर्वथा भिन्न है, अलग है। इसमें भाषा का सरल, सुबोध और सहज प्रयोग किया गया है, किंतु उनकी इस प्रयुक्त भाषा में
शिथिलता या भदेशपन नहीं है। भाषा सर्वत्र प्रभावपूर्ण और बोधगम्य है, समझने योग्य है। विषय को सहज रूप में हृदयंगम कराने में वह पूर्ण समर्थ रहे हैं। बच्चों, यहाँ आपका 6वां पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट है आपका कलात्मक अलंकृत भाषा। देखेंगे बच्चों, वाजपेयी जी की भाषा में संगीतात्मकता, कलात्मकता, चित्रात्मकता, प्रवाहमयता आदि कई विशेषताएं हैं। बच्चों, कहीं अलंकृत भाषा भी दिखाई पड़ती है। वैसे भाषा में अलंकार सायास लाए गए प्रतीत होते हैं, प्रतीत नहीं होते हैं। अलंकृत भाषा का यह उदाहरण देखा जा सकता है, जैसे कि जिस अविरल साधना का अभिनव सौंदर्य गोस्वामी जी के मानस में शतदल सहस्रदल होकर खिल उठा है, कालचक्र में पड़कर उसका ह्रास हो गया। यूरोप में रवि बाबू का आतंक पूर्व के मध्याह्न के सूर्य की भांति छाया रहा है। और आगे है उजाड़ भरत खंड के एकमात्र शमशान द्वीप जब पंच पांडव भी लुप्त हो जाते हैं, तब अंधकार की विकराल आकृतियां मानो युधिष्ठिर के नरक दर्शन के रूप में प्रकट होकर भीषण भय का संचार करती हैं। ये कुछ उदाहरण थे बच्चों अलंकृत भाषा के। तो ये आपका 7वां पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं 8वें पॉइंट पर। 8वां पॉइंट है आपका मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग। तो बच्चों, मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग जो हुआ है वो प्रयोग इन्होंने जान के नहीं किया, लेकिन निबंध में इन मुहावरों, लोकोक्तियों की उपयोगिता को मद्देनजर रखते हुए ये अपने आप ही उसमें प्रभावमय हो गई हैं, अपने आप ही उसमें आ गई हैं। कैसे देखेंगे आगे। भाषा में एक रास्ता न रहे, इसके लिए लेखक कहीं अलंकृत भाषा का, कहीं लोकोक्तियों, मुहावरों आदि का प्रयोग करता है। जैसे कि एक लय में जब भाषा चलती है तो साथियों उस भाषा का आनंद थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन एक रास्ता ना रहे इसलिए ही वहाँ लेखक ने कहीं कहीं अलंकृत और लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग किया है। तो बच्चों, लोकोक्ति, मुहावरे भाषा में सजीवता ला देते हैं। इससे भाषा की प्रेषणीयता बढ़ती है और भाषा का प्रवाह बढ़ जाता है। मुहावरे युक्त भाषा का यह उदाहरण देखा जा सकता है। कौन सा देखेंगे आगे। साहित्य की हरी भरी खेती पर ये कहर ढाते फिरते हैं। उनकी भाषा में प्रयुक्त अन्य लोकोक्तियाँ, मुहावरे इस प्रकार हैं। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, आँख मूंद कर चलना, आंधी के साथ उड़ना, मौसी के मुंह पर मूछ की कल्पना, कहर ढाना, मुंह ताकना, बाल की खाल निकालना, भानुमती का कुनबा जोड़ना, मुंह फेरना, अपने पैरों पर खड़ा होना आदि। साथियों, ये थे इनके लोकोक्ति मुहावरे। उनकी भाषा में यत्र तत्र सूक्तियाँ गुत्थी हुई हैं जो बड़े अर्थ को अपने में समेटे हुए हैं। बच्चों, काव्यानुभूति स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यापार है। काव्य मानस प्रत्यक्ष वस्तु है और जगत इंद्रिय प्रत्यक्ष है। साथियों, ये था इनका मुहावरे, लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग। अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं
अभी तो भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया है हमने। अब हम चलेंगे शैलीगत विशेषताओं की ओर। शैलीगत विशेषताओं में साथियों पहला पॉइंट है आपका समीक्षात्मक शैली, दूसरा भावात्मक शैली, तीसरा प्रभावात्मक शैली और चौथा व्याख्यात्मक विवेचनात्मक शैली, पांचवा अलंकृत शैली, छठवां गवेषणात्मक शैली और सातवां सूत्रात्मक शैली, आठवां निर्णयात्मक शैली। उसके बाद में है निष्कर्ष। तो बच्चों अभी हम चलते हैं शैलियों पर चर्चा करते हैं। इन्होंने 8 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है निबंध में। तो देखेंगे कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किस प्रकार शैलियों का प्रयोग आपके निबंध में किया है। तो उन शैलियों की हम चर्चा करते हैं, अध्ययन करवाते हैं आपको। तो जैसा कि आपको अभी बताया हुआ था, भाषागत विशेषताओं के समान ही वाजपेयी जी की शैली भी सलांगनीय और प्रवाहमयी है। साथियों द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने वाजपेयी जी की शैली के संबंध में कहा है कि वाजपेयी जी हिंदी निबंध के क्षेत्र में एक ऐसी समीक्षात्मक शैली के निर्माता रहे हैं जिसमें मौलिक चिंतन और मनन से परिपूर्ण विचारों की गरिमा विद्यमान रहती है। साथियों जो लेखक के गहनतम अध्ययन की सूचक होती है, जिसमें पांडित्यपूर्ण प्रतिपादन पद्धति की गुरुता दृष्टिगोचर होती है, जो निर्भीकता और निश्चलता से ओतप्रोत होते हुए भी आत्मीयता व सहजता से परिपूर्ण होती है। साथियों वाजपेयी जी के निबंधों में कई प्रकार की शैलियाँ देखने को मिलती हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा किया जा सकता है। साथियों पहला पॉइंट है आपका समीक्षात्मक निबंध। पहले पॉइंट की बात करते हैं। वाजपेयी जी हिंदी साहित्य के प्रमुख समीक्षक हैं। उनकी शैली में उनका समीक्षक रूप सहज रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि समीक्षा उनके व्यक्तित्व की अभिन्न अंग रही है। साथियों किसी तात्विक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्होंने इस शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने प्राचीन समीक्षा सिद्धांतों के प्रति अपना स्पष्ट मतभेद व्यक्त किया है। बिना किसी पूर्वाग्रह के आपने पुरानी मान्यताओं की त्रुटियों को उद्घाटित किया है और उसके समानांतर नई मान्यताओं को प्रतिष्ठित करने का गौरव पाया है। बच्चों इसी कारण उनकी शैली में नवीनता और मौलिकता का समन्वय दिखाई देता है। छायावाद निबंध में भी उन्होंने भक्ति काव्य के बारे में समीक्षकों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को एकांगी बतलाया है। उन्होंने वे बातें स्पष्ट की हैं जिनको ध्यान में रखकर भक्ति काव्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। साथियों कुछ समीक्षक कृष्ण काव्य को अब भी कला और भाव समीक्षा का वास्तविक विषय नहीं बनने देते और उनकी अनेक विधि सांप्रदायिक व्याख्याएं करते रहते हैं। बच्चों ये सभी समीक्षा प्रकार साहित्य आकलन, ये सभी समीक्षा प्रकार साहित्य आकलन की दृष्टि से एकांगी और अधूरे हैं और साहित्यिक या कलात्मक विवेचना में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों ये थी इनकी समीक्षात्मक शैली। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है आपका भावात्मक शैली। तो साथियों भावात्मक शैली में
समीक्षक सहृदय होता है, तभी वह कवि के वर्ण्य विषय का अनुमान लगा पाता है। बच्चों, कहीं कहीं वह स्वयं भी वर्णन करता हुआ भावुक हो उठता है, क्योंकि साथियों भावना एक ऐसी चीज है, जो व्यक्ति भावुक होता है उसके अंदर भावनाओं का प्रवाह बहुत ही तेज गति से उठ जाता है। भावनाएं बहुत ही प्रबल होती हैं और इन भावनाओं के ही वशीभूत होकर व्यक्ति तरह तरह की गतिविधियां करता है। तो साथियों वही भावनाओं से ग्रस्त होकर के भावनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और इस निबंध की रोचकता को बढ़ाया गया है। देखेंगे आप आगे। और तो साथियों जैसा कि समीक्षक सहृदय होता है, तभी वह कवि के वर्ण्य विषय का अनुमान लगा पाता है। कहीं कहीं वह स्वयं भी वर्णन करता हुआ भावुक उठता है। तो वाजपेयी जी का भावात्मक शैली का यह उदाहरण देखा जा सकता है। कौन सा, देखेंगे आगे। गंगा जी जो धारा कभी अपनी नीति रचना के उपलक्ष्य में वाल्मीकि के कवि कंठ सुवर्ण हार प्राप्त करती होंगी, आज भी दौलतपुर के समीप से ही निकलकर बहती हैं। वे आम्र कानन जो वहीं सोए पथिकों के समीप अपने अमृत फल बरसाते थे, आज भी दौलतपुर के चतुर्दिक अपना वही उपहार लिए खड़े हैं। यानी दौलतपुर नाम की जगह है, वहाँ चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में वह अपना उपहार लिए खड़े हैं। कौन? आम्रकानन यानी आम के वन, जो आम के पेड़ हैं, वन हैं, वो उपहार रूप में फलों को लिए हुए अभी भी वहाँ जो पथिक जाकर सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं और उन्हीं पथिकों के लिए वो उपहार आम के रूप में उपहार लिए हुए खड़े रहते हैं। ये दौलतपुर के चतुर्दिक यानी दौलतपुर नाम का जो जगह है, जो गांव है, वहाँ के चारों दिशाओं में। ये हुई उनकी भावनाओं का जो उदाहरण आपने देखा, भावनाओं के वशीभूत होकर उन्होंने ये उदाहरण दिया है। तो भावनात्मक शैली कंप्लीट हो गई है आपकी। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पर, प्रभावात्मक शैली। साथियों लेखक रचना के कथ्य एवं अभिव्यक्ति पक्ष पर विचार करके जो प्रभाव ग्रहण करता है उसे व्यक्त कर देता है, तो वह वर्णन प्रभावात्मक शैली में किया गया वर्णन कहलाता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों प्रभावात्मक शैली। तो साथियों लेखक रचना के कथ्य एवं अभिव्यक्ति पक्ष पर विचार करके जो ग्रहण करता है उसे व्यक्त कर देता है, जैसा कि अभी मैंने बता दिया था आपको। तो वह वर्णन प्रभावात्मक शैली में किया गया वर्णन कहलाता है। कौन सा वर्णन? अभिव्यक्ति पक्ष पर विचार करके जो प्रभाव ग्रहण करता है उसे व्यक्त कर देता है, तो उसी वर्णन को हम प्रभावात्मक शैली में किया गया वर्णन मानते हैं। साथियों छायावादी और प्रगतिवादी काव्य के बाद के नए ढंग के काव्य के बारे में वाजपेयी जी की यह धारणा है कि इस नवीन प्रवर्तक के मूल में नई विचारणा, नई चिंतन पद्धति और नवीन जीवन दृष्टि ही नहीं है, नई कला शैली की भी सत्ता है। स्वभावतः यह नवीन निर्माण कल्पना प्रधान छायावादी काव्य निर्माण की अपेक्षा अधिक यथार्थ चित्रण शैली का उपयोग कर रहा है। साथियों यहाँ आपका प्रभावात्मक शैली का मैंने बता दिया है, क्योंकि प्रभावात्मक शैली वहीं लागू होती है जहाँ रचनाकार जो है कथ्य एवं अभिव्यक्ति पक्ष पर विचार करके
जो प्रभाव ग्रहण करता है उसे व्यक्त कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावात्मक शैली कहलाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4, व्याख्यात्मक विवेचनात्मक शैली। व्याख्यात्मक विवेचनात्मक शैली, आगे बात करते हैं व्याख्यात्मक विवेचनात्मक शैली पर। तो देखो लेखक आगे क्या बता रहा है साथियों, देखेंगे आगे व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक शैली का। तो कहीं तो लेखक सूत्र रूप में अपनी बात कह देता है और कहीं वह उस विषय को पाठकों के लिए बोधगम्य सरल बनाने के लिए उसकी व्याख्या करता है। साथियों, गंभीर विषय की व्याख्या करने की आवश्यकता प्रायः हुआ ही करती है। इस कारण व्याख्यात्मक शैली ऐसे विषयों पर लिखे निबंधों में आ ही जाती है। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि गंभीर विषय की व्याख्या करने की आवश्यकता जहाँ होती है वहीं किसी न किसी कारण से व्याख्यात्मक शैली ऐसे विषयों पर लिखे गए निबंधों में आ ही जाती है। साथियों, वाजपेयी जी की व्याख्यात्मक शैली कथा कहानियों का सा आनंद देती है। जहाँ वे विषय की व्याख्या करते हैं वहाँ वे पाठक से बातचीत करते हुए से प्रतीत होते हैं। बच्चों, नई छायावादी काव्यधारा का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है, परंतु उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। साथियों, उसे हम 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। भारतीय परंपरा आध्यात्मिक दर्शन की नव प्रतिष्ठा का वर्णन वर्तमान अनिश्चित परिस्थितियों में यह एक सक्रिय प्रयत्न है। तो यहाँ आपका चौथा पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम चलते हैं अलंकृत शैली, 5वां पॉइंट की चर्चा करते हैं। 5वें पॉइंट में अलंकृत शैली है। तो अलंकृत शैली में लेखक क्या कहना चाहता है देखेंगे। अलंकृत शैली में साथियों, भावों को रमणीय बनाने के लिए आपने बीच बीच में अलंकृत या अलंकारिक शैली का प्रयोग किया है। इसमें चित्रोपमता और अलंकारिकता का मनोहर रूप में चित्रण हुआ है। इससे भाषा में सजीवता, सहजता और प्रवाहमयता समाविष्ट हो जाती है। साथियों, साथ ही निबंधों में स्वतः ही कुछ अलंकार भी आ गए हैं। नई खड़ी बोली कविता की शैशवावस्था में आज से 40-45 वर्ष पूर्व एक नई सामाजिक जागृति के साथ एक संयत आदर्शवादी विचारधारा का पहला आलोक फैलने लगा था। उस प्रातःकालीन वातावरण में एक सरल सुंदर दीप्ति थी। साथियों, यहाँ आपको अलंकृत शैली का प्रयोग देखने को मिल गया होगा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि अलंकार जो है निबंधों में स्वतः ही आ जाते हैं। ये अलग से नहीं डाले जाते, लेकिन अपने आप ही भाषा के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6, गवेषणात्मक शैली। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। तो गवेषणात्मक शैली की बात करेंगे। साथियों, वाजपेयी जी का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है। उसमें विषय की बारीकी को समझने की क्षमता है। उन्होंने कविता पर पड़े हुए प्रभावों को खोजा है। साथियों, उन्होंने काव्य शास्त्र के रस, ध्वनि आदि सिद्धांतों की शोधपूर्ण व्याख्या की है और कविता, काव्यानुभूति और प्रगतिशीलता आदि को उन्होंने परिभाषित किया है और उन्होंने पाश्चात्य समीक्षकों का विवेचन भी शोधपूर्ण शैली में किया है। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि उनकी विषय की बारीकी, जो विषय को वो बारीकी से समझते हैं, उस बारीकी को समझने के सिद्धांत को और काव्य शास्त्र के रस, ध्वनि आदि सिद्धांतों को लेकर के ही इसमें गवेषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब हम चलते हैं आगे
बच्चों देखेंगे 7वां पॉइंट सूत्रात्मक शैली। यहाँ सूत्र की बात होती है तो देखेंगे आगे। समर्थ साहित्यकार अनेक जगह अपने विचारों को सूत्र रूप में भी प्रस्तुत कर देता है, जैसे जिनमें बहुत सा अर्थ छिपा रहता है। साथियों ऐसा वही कर सकता है जिसके लिए विषय स्पष्ट हो और भाषा पर जिसका अधिकार हो। वाजपेयी जी के निबंधों में जहाँ तहाँ सूक्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। कल्पना का मूल स्रोत अनुभूति है। साथियों जिसको अनुभूति होती है हृदय से, वो ही कल्पना कर सकता है, ये भी सच है। क्योंकि जिसको हृदय में किसी चीज़ की अनुभूति नहीं होती है तो उसके हृदय में कभी भी कल्पना जन्म नहीं लेती है। बच्चों जब किसी चीज़ को हृदय से महसूस किया जाता है, अनुभूत किया जाता है, तभी जाके हमारे हृदय में नई नई कल्पनाएं जन्म लेती हैं, नई नई कल्पनाओं का अंकुर फूटता है। तो उसी बात की चर्चा यहाँ की जा रही है। तो कल्पना का मूल स्रोत अनुभूति है। काव्य का क्षेत्र मानव की चिर दिन की अनुभूतियों और कल्पनाओं का क्षेत्र है। बच्चों काव्य किन्हीं विशेष कला शैलियों या जीवन अवस्थाओं का गुलाम नहीं है। प्रतिभा किसी कटघरे में बंद नहीं होती है, उसके लिए हमें आगे आना होता है। वो कभी भी छुपाई नहीं जा सकती, किसी कटघरे में बंद नहीं की जा सकती है। ये था आपका सूत्रात्मक शैली। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की ओर। साथियों निर्णयात्मक शैली देखेंगे। जैसा कि वाजपेयी जी ने कथ्य का विस्तृत अध्ययन करके अपने चिंतन से कोई निष्कर्ष निकालता है, वह निश्चयपूर्वक अपना निर्णय प्रस्तुत करता है। ऐसे स्थलों पर निर्णयात्मक शैली होती है। छायावाद की साहित्य शैली में एक नई दिशा का आभास महादेवी जी के काव्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्राप्त होता है और उनका काव्य पूर्णतः रहस्योन्मुखी और एकांतिक है। किसका? महादेवी वर्मा जी का। बच्चों छायावाद की सामान्य काव्य शैली से उनकी पृथकता स्वीकार करनी होगी। ये रहा आपका निर्णयात्मक शैली। तो जहाँ लेखक कथ्य यानी करनी कहा हुआ का कथ्य का विस्तृत अध्ययन करके अपने चिंतन से कोई निष्कर्ष निकालता है साथियों, वहीं वह निश्चयपूर्वक अपना निर्णय प्रस्तुत करता है। ऐसे स्थलों पर निर्णयात्मक शैली का प्रयोग होता है। अब हम चलेंगे निष्कर्ष की ओर। तो साथियों देखेंगे निष्कर्ष में, जैसा कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वाजपेयी जी के निबंध उनके अध्ययन, गंभीर चिंतन एवं भाषा पर उनके पूर्ण अधिकार के परिचायक हैं। वे गवेषणा, तुलना आदि की पद्धति भी अपनाते हैं। वे विषय की व्याख्या करते हैं, निष्कर्ष सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनके पास अपनी बात कहने के बहुत तरीके हैं। बच्चों वे समर्थ साहित्यकार हैं। उनके निबंधों में कई शैलियाँ देखने को मिलती हैं जिनका अध्ययन हम आपको इसी प्रश्न में करवा चुके हैं। बच्चों उनकी भाषा शैली में मौलिकता है। भाषा शैली की विशेषताएं भी हमने आपको अध्ययन करवा दी हैं, उनको भी देख लेना बच्चों। और वे कथ्य को भली प्रकार स्पष्ट करने में सक्षम हैं। तो साथियों वाजपेयी जी पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं हैं। वे वरण्य विषय का तटस्थ भाव से विवेचन करते हैं। उनकी निबंध शैली प्रगतिशील है। वे आलोचना के परंपरागत मानदंडों के ही पक्षपाती नहीं हैं। जिस प्रकार उन्हें नए मानदंड अपनाने में संकोच नहीं, उसी प्रकार वे आवश्यकतानुसार शैली में भी कथ्य, प्रसंग आदि के अनुसार परिवर्तन करते चलते हैं। तो साथियों आप समझ गए होंगे निष्कर्ष रूप में कि किस प्रकार वाजपेयी जी ने भाषागत और शैलीगत विशेषताओं का
प्रयोग किया है। तो उनका निबंध बहुत ही श्रेष्ठ और भावात्मक है। इस निबंध के माध्यम से बच्चों हमने छायावाद को बहुत ही अच्छे से समझ पाया है। तो यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। आगे चलते हैं।